किसी का अस्पताल में होता है तो क्या वह उस अस्पताल का हो जाएगा या फिर वह अस्पताल उस बच्चे का जो जन्म लिया हो। यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो राज्य की 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें जनता बड़ी उम्मीद के साथ चुनकर विधानसभा भेजती है, और वो अगर इस तरह की गलत नीति लेकर आएगी कि जो जन्म लेगा वो झारखंडी, तो भाई समझ सकते हैं क्या दुर्भाग्य इस राज्य का। ये तो बात हो गई रघु चाचा की। आप बात करते हैं हेमंत दादा की। हेमंत दादा नीति लेकर आए हैं कि जो यहाँ से 10वीं 12वीं पास करेगा वह यहाँ के नियोजन में झारखंडी मानकर फॉर्म भरेगा कि वह हाँ झारखंडी है। सबसे पहली बात, यह नीति भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक साथी हैं महतो जी, जिनका मामा घर पुरुलिया है, शायद बंगाल के क्षेत्र में, और उन्होंने शायद 10वां पास किया है बंगाल से, तो उस हिसाब से वो झारखंडी नहीं होगा। हमारे कई ऐसे गिरिडीह के साथी हैं, गिरिडीह के अभिभावक हैं, जो आज बहुत वर्षों से महाराष्ट्र में रहते हैं और अपने बच्चों को महाराष्ट्र में पढ़ाया भी है। 10वीं पास करवाया है, 12वीं वहां से पास करवाया है, तो क्या वहां वे मराठी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। और वे तो झारखंडी भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि 10वीं पास वो झारखंड से नहीं कर रहे हैं, यानी वे लोग तो झारखंड के भी नहीं रहे ना। तो किस प्रकार एक मजाक की नीति आप लेकर आते हैं कि जो 10वीं 12वीं पास करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड के होकर अन्य राज्यों से 10वीं 12वीं पास किए हैं, यानी आपके हिसाब से वे झारखंडी नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अनगिनत अनगिनत नहीं, खैर गिनती हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड में आकर 10वीं 12वीं पास किए हैं, लेकिन यहाँ के नहीं हैं, मामा घर में, मौसी घर में, तो कोई रिलेशन के यहाँ रहकर मैट्रिक अथवा 12th पास किया है, तो क्या वे झारखंडी हो जाएंगे 10वीं और 12वीं पास नीति के आधार पर? तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत समय की बर्बादी हो रही है। ऊपर से सुनने में आया जिस वकील को आप डिफेंड करने के लिए लाए थे, कोई मोहतगी करके हैं श्रीमान, बहुत जानकार वकील हैं, सुनने में आया उनकी फी 30 लाख रुपए है प्रति सुनवाई। यानी सुनने में आया 4 या 5 सुनवाई, यानी 1.5 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास आप एक गलत नीति को बचाने में खर्च कर चुके हैं राज्य का, जैसा कि मुझे जानकारी है। पता नहीं मेरी जानकारी कितनी सत्य है, लेकिन सुनने में आया है उनकी फी 30 लाख के आसपास है, 4 5 सुनवाई हो चुकी है। तो आप किस सरकार पर ये पढ़ने वाले छात्र उम्मीद करेंगे? कहाँ जाएंगे? अपने भविष्य की गारंटी किससे मांगेंगे? आज ये छात्र जो कितने परेशान हैं, कितने हताश हैं, कितने निराश हैं, क्या आपको आभास है? और आपको क्यों आभास रहेगा? चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जितने भी विधायक बैठे हैं, आप लोग जाके विधानसभा के भीतर बिल्कुल एकासी की बात करते हैं। अगर 2 4 ईमानदार हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप क्यों, आपको नीति से क्या मतलब है? देख ही सकते हैं, एक हमारे इधर के विधायक जी हैं, बड़ा बेटा के नाम एक कॉलेज है, छोटा बेटा के नाम एक कॉलेज है, मंझला बेटा के एक के नाम पर एक कॉलेज खुला हुआ है। तो एक विधायक जी हैं जिनका 18 20 साल का लड़का 2 करोड़ की जमीन लेकर बैठा है। तो एक विधायक जी हैं अपने बेटे को विधायक के रेस में लेकर आए हैं, कोई मेयर के प्रत्याशी की रेस में लेकर आया है। आपका तो परिवार पूरी तरह संपन्न है महोदय। कोई किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का शॉपिंग मॉल है, किसी का बिग बाजार में पार्टनरशिप है, किसी का न्यूक्लियस में पार्टनरशिप है। आम व्यक्ति का क्या होगा? और खासकर आज चतरा से आने के क्रम में हजारीबाग के जो लॉज है वहां से होकर आए, भूख लगी थी, तो हमारे एक रामगढ़ के शिक्षक थे, उन्होंने कहा चलिए हजारीबाग लॉज में भोजन का प्रबंध है। गए, बड़ी वहाँ सभी के सभी छात्र थे, उन्होंने खाना बनाकर खिलाया, हम लोग खाएं, वो विषय नहीं था। उनकी आंखों में एक सपना है। वो छात्र जो अपने गाँव को छोड़कर, उनके माता पिता, किसी के माता पिता अपने खेती के माध्यम से पैसा अर्जन किए हैं, किसी के माता पिता ने कहीं गिरवी रखा है, किसी ने जेवर गिरवी रखा है, और अपने बच्चों को हजारीबाग भेजे हैं, आज वहीं से आ रहे हैं। उनकी आंखों में एक सपना है कि, और कह भी रहे हैं कि दादा यहाँ से जब भी जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, यानी अपने ड्रीम को लेकर गाँव वापस जाएंगे। इतने कंडीशन के साथ वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो इम्तहान की तैयारी करते हैं, और आप लोग अभी तक नीति नहीं बना के पाए हैं। कितना मजाक का विषय है। आप लोग अगर कोई वैकेंसी लेकर आते हैं तो वैकेंसी धरातल पर आने से पहले सीटें बिक जाती है। तो महोदय आपको क्या, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो या विधायक हो, चाहे सरकार के विधायक हो या विपक्ष में बैठी पार्टी के विधायक हो, आपका सारा चिट फंड हम लोग के पास है। आप क्या करते हैं, कहाँ साली के नाम से कौन दुकान है, कहाँ पत्नी के नाम से जेवर लिए हैं, कहाँ बेटा के नाम से जमीन ली है, सारा रिकॉर्ड जनता के पास है। लेकिन जनता डरी शामी
नहीं चाहती है लफड़े में पड़ना, जनता नहीं चाहती है टेंशन के साथ जीना। जनता यही चाहती है कि जाइए विधायक जी, आप ही का बेटा विधायक बने, आपका बेटा के नाम अरबों का संपत्ति हो, मेरा बेटा कम से कम एगो चौकीदार बन जाए, मेरा बेटा कम से कम एगो क्लर्क बन जाए, और कम से कम अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों का भविष्य को सुरक्षित कर पाए और जीवन यापन कर सके। सभी जानते हैं, कौन है कि नहीं जानता है कि हमारे धनबाद के जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम विधायक, उनका कहाँ कहाँ ज़मीन है, कहाँ कहाँ ज़मीनों पर क्या बनाए हैं, कहाँ स्कूल है, कहाँ कॉलेज है, कहाँ शॉपिंग मॉल है, कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ होटल है, कहाँ ढाबा है, कौन नहीं जानता है। एक एक आम व्यक्ति जानता है आपकी काली करतूतों को, आपके काले कारनामों को, लेकिन वो मजबूर है, वो क्या करेगा, वो लफड़े में नहीं जीना चाहता है, वो आपके साथ पंगा लेके परेशान नहीं होना चाहता है, वह न्यायालय, कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस का चक्कर नहीं काटना चाहता है। इसीलिए वह अपने मन को शांत बना लिया है, अपने मन को तसल्ली दे के बैठा है, जाने दो भाई, वो विधायक है, वो सिकंदर है, वो सारी जमीनों को ले ले, मतलब नहीं, बस दुनिया के किसी कोने में एक छोटा सा टुकड़ा मेरा हो जिसमें मेरा परिवार, मेरे बच्चे खाएं, बस एक किसान यही उम्मीद करता है। और आज वह खेती के माध्यम से, कर्ज के माध्यम से, आज वो अपने बच्चों को कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, तो कोई अन्य जिलों में बहुत हिम्मत के साथ पढ़ा रहा है। बिल्कुल बहुत हिम्मत, रिस्की काम है। आज के डेट में एक किसान का बेटा होकर पढ़ाई करना, लॉज में रहकर, छात्रावास में रहकर, एक बहुत रिस्की काम है। लेकिन उनको क्या मिलता है? आपकी बेकार की बेहुदी नीतियां, गंदी गंदी नीतियां। आपका क्या है? आपका तो बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय को सीधा कहना चाहेंगे, आपका बच्चा का क्या उम्र है हम लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। आप तो खैर हमारे लिए बद्दुआ ही कर रहे हैं, कर नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए अभिशाप, जो भी आपकी नीतियां हैं हमारे लिए अभिशाप बन रही हैं। छात्र परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, कामगार परेशान है, जो निजी कंपनियों में अस्थायी, आज चाहे वेदांता की बात करें, इलेक्ट्रो स्टील की बात करें, या अडानी की बात करें, या जो भी अन्य प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से उद्योग बना है, या हर्ल की बात करें, लोकल्स को क्या मिलता है पता है? अगर बाहरी को वहाँ 15,000 मिलता है तो लोकल्स को 8,000 मिलता है। इतना शोषण, इतना दोहन, कोई खुशहाल नहीं है। ना छात्र, ना युवा, ना कामगार मजदूर, और ना ही किसान, सब संकट में है। सब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस राज्य में, अपने भविष्य को लेकर अंधकार सा फील कर रहे हैं कि कब हमारी ज़मीनों को बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र गड़ेगी और उनके नाम आप कर देंगे। जबरन, डराकर, धमकाकर, उनसे दो चार लोगों से हस्ताक्षर करवाकर पूरे गांव की ज़मीन कब उन्हें बेच देंगे, किसी को आभास तक नहीं है। किसान डरा हुआ है, कामगार इसलिए परेशान है कि अगर वो विरोध करने जाएगा तो कंपनी से उसे निकाल दिया जाएगा। बेचारा का रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलता है, इसीलिए वो भी चुपचाप अपने पेट को मारकर, अपने अन्याय सहकर, अपने ऊपर सारी उम्मीदों को अपना चूर चूर होता हुआ देखकर भी सह लेता है कि चलो जिंदा रहने दो। उसमें लड़ने की शक्ति समाप्त हो गई, वो जिंदा रहना चाहता है। एक किसान, एक कामगार सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। छात्रों की बात करें तो बड़ा दुख लगता है, खासकर जब हजारीबाग, रांची इत्यादि हॉस्टल पहुंचते हैं, वहाँ उनके कमरों में स्वामी विवेकानंद के कोटेशन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें, कुछ ना कुछ उनके मन में ललक दिखाती है, कुछ करने का ख्वाब दिखता है कि शायद वो कुछ करके ही अपने घर से वचन देकर गए हैं हॉस्टल। रांची पढ़ने वाले, हजारीबाग अथवा कहीं भी पढ़ने वाले जो छात्र हैं, अपने घर परिवार, अपने सगे साथियों को वचन देकर गए हैं कि हम कुछ करके आएंगे, कुछ बन कर आएंगे। इसीलिए परिवार वाले भी उम्मीद के साथ हैं। कोई बकरी बेचकर, कोई पटरू बेचकर, कोई बैलों को बेचकर, कोई खेत का एक कोना गिरवी रखकर, कोई पुराने जेवर रखकर अपने बच्चों को दूर दूर भेज रहा है पढ़ाई के लिए, कि एक दिन वह कुछ लेकर आएगा, कुछ बन कर आएगा, कुछ कर कर आएगा।